सो यू आर सेइंग कि तुम दोनों अच्छे से लड़ो भाई। बिल्कुल। चलो, वेलकम गाइस। आज फिर से पार्ट टू में आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपना प्रोजेक्ट टू, जो है एक सिंपल ईटीएल पाइपलाइन जो हमें बनानी है नाइफाई की मदद से। नाइफाई की मदद से हमने जो डेटा था कल, हम EC2 की मदद से हम लोग S3 के बकेट पे डेटा ले आए थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपना डेटा S3 के बकेट में रखा है कि नहीं। और अब हमारा इसका आगे का काम क्या है कि इस डेटा को हमें उठा के डालना है अपने इलास्टिक सर्च में। तो ये हमारा बकेट है जिसके अंदर ये CSV फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक, इन सारी CSV फाइल को उठाना है और डालना है इलास्टिक सर्च में। तो एक बार हम अश्वनी, वो सही हो गया था जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ रहे थे उसमें? क्या सही हो गया था? जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो आ रहे थे हाँ हाँ, साथ में। वो सही हो गया था ना। आगे वाले में हम जब CSV रो देख रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि हम्म। सिर्फ वही वाले उठ रहे हैं जो हमने वहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, फील्ड्स अच्छा मतलब अच्छा। दिए गए। ठीक, ठीक। तो खोलते हैं अपना फोल्डर और एक बार ये हमारा फ्लो चार्ट है। तो हमने यहाँ तक का स्टेप पूरा कर चुका है कि यहाँ पे डेटा आ चुका है अमेजोन S3 के बकेट में। अब एक EMR स्टार्ट करेंगे। EMR के अंदर हम लॉगस्टैश और स्पार्क तो रहता ही है, इसलिए लॉगस्टैश एक नया एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करेंगे। लॉगस्टैश क्या करता है, एक ऐसा गेटवे है या एक ऐसा इंजेक्शन टूल है जो अमेजोन S3 से डेटा उठाएगा। ठीक, डायरेक्ट अमेजोन S3 से भी उठा सकता है या EMR, जहाँ भी अगर EMR पे रखा है तो EMR पे से भी डेटा उठा सकता है। ठीक, तो लॉगस्टैश डेटा उठाएगा और कहाँ पे हमारा डाल देगा, इलास्टिक सर्च में। तो लॉगस्टैश का मेनली यूज ही इसीलिए किया जाता है कि इलास्टिक सर्च में इजीली चले जाए, वरना हम स्पार्क से भी कर सकते हैं, पर स्पार्क में बहुत सारा जार जैसे ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे हमने माइसिकल से एक्सट्रैक्ट किया था। तो लॉगस्टैश एक गिवन टूल आता ही है इलास्टिक सर्च के लिए कि ईजिली वो NoSQL टाइप के डेटा को ईजिली डाल देता है हमारे इलास्टिक सर्च में। ठीक, अमेजोन जो अपना सर्विस प्रोवाइड करता है इलास्टिक सर्च के लिए उसका नाम है ओपन सर्च। तो हम एक सर्विस बनाएंगे ओपन सर्च, उस पर एक डोमेन क्रिएट करेंगे। डोमेन मतलब एक ऐसा डेटाबेस ही समझ लो जिसमें हम डेटा डालने वाले हैं, तो डोमेन सेम एज डेटाबेस की तरह। ठीक, और उसमें एक इंडेक्स बनेगा। इंडेक्स मतलब एक टेबल। तो एक टेबल बनेगा जो हमारा एक्सीडेंट टाइप का डेटा था, तो वो एक्सीडेंट टाइप के डेटा उस टेबल में जाएंगे, उस इंडेक्स में जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ कीबाना भी ओपन होगा जो उस डेटा को विजुलाइज करने के लिए, डेटा को देखने के लिए यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम अमेजोन EMR बनाते हैं। तो EMR इलास्टिक मैप रिड्यूस, एक क्लस्टर जल्दी जल्दी बनाएंगे, सबको आता ही है बनाना। मैंने बना रखे हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसी को मैं क्लोन दबा दूंगा और देखते हैं सेटिंग्स में हमने क्या क्या कर रखा है। क्लस्टर ETL 2 नाम से है। अमेजोन EMR का रिलीज EMR 7.2.0 है। ठीक है, और प्राइमरी नोड M5X लार्ज, यहाँ पे प्राइमरी नोड M5X लार्ज, और वही सेम कोर नोड के लिए भी वही है मैंने दे रखा है। 4 CPU कोर होते हैं, 16 GB रैम होता है उसके अंदर। ठीक है, और क्या क्या एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल हो रखे हैं, हडूप है, जुपिटर एंटरप्राइज गेटवे, हाइव जो बेसिक रहती हैं, स्पार्क, बाकी और सबकी ज़रूरत नहीं है। बाकी इन सब की तो ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में, हडूप और हाइव की भी। पर ठीक है, ये सब इंस्टॉल है तो इंस्टॉल रहने दो, मतलब ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखे हैं। यूज़ फॉर हाई मेटा डेटा, इसकी भी ज़रूरत है नहीं एक्चुअली में, पर ठीक है, टिक हो रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली में हम कोई भी मेटा डेटा रिलेटेड, मतलब कि अमेजोन के जो ग्लू डेटा कैटलॉग होता है उससे कुछ लेना देना है नहीं, इसीलिए इन सब का भी यूज़ होगा नहीं। आगे चलते हैं। कोर ये नोड ये वाला सेलेक्ट करना है, साइज़ 15 GB IOPS। ठीक है, सेट क्लस्टर साइज मैनुअली। ठीक है, एक ही नोड चाहिए, मतलब एक मास्टर रहेगा और एक ही कोर नोड होगा। अच्छा, ये पता है ना ये दोनों मशीन्स क्या होती हैं? जो हम EMR पे दो मशीन्स क्रिएट करेंगे वो एक्चुअली में कौन कौन है वो? लिनक्स मशीन होंगे ना। EC2। हाँ, EC2 ही है। ठीक है, वो EC2 ही क्रिएट करता है बैक एंड में। हम कभी, चलो इसको क्रिएट होने दो, देन देखेंगे EC2 खोल के तो दिखाएगा कि दो मशीन्स आपने ऑन कर रखी हैं, तो वही EMR वाली मशीन्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप्स को इंक्लूड नहीं करना है, मैनुअल टर्मिनेट क्लस्टर हम खुद बंद करेंगे। ठीक है, बूटस्ट्रैप एक्शन कुछ लगाना नहीं है। यहाँ पे की पेयर का ऑप्शन कहीं शायद नीचे आएगा, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना है। डेटा टू गियर की सब सही है, यही वाला की पेयर हम यूज़ करेंगे। रोल EMR डिफ़ॉल्ट रोल और EMR EC2 डिफ़ॉल्ट रोल सही है, ये वही वाला रोल है जो, क्योंकि हम EC2 मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो EMR के लिए जो EC2 मशीन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जो रोल है उसके लिए क्रिएट किया गया है EMR EC2 डिफ़ॉल्ट रोल, और EMR के लिए
पर्सनली क्या रोल है, EMR डिफ़ॉल्ट रोल। इस पे हम जो IAM पॉलिसीज़ प्रोवाइड करेंगे वो उससे काम करेगा आगे। ठीक, तो क्लस्टर क्रिएट कर देते हैं और ये क्लस्टर लगभग 5 से 6 मिनट लेगा। जब तक ये क्रिएट हो रहा है, साथ के साथ हम एक ओपन सर्च भी क्रिएट कर देते हैं, मतलब एक इलास्टिक सर्च का डोमेन भी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन सर्च, तो लिखा हुआ है रन ओपन सोर्स ओपन सर्च और इलास्टिक सर्च यूजिंग मैनेज क्लस्टर्स। ठीक है, तो एक इलास्टिक सर्च आपके लिए खोल के देगा। तो अभी मेरे पास डोमेन्स जो हैं, ये मैं डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ। हम लोग इसी डोमेन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जब एक बार डोमेन आप क्रिएट करते हो तो 15 से 20 मिनट ले सकता है पूरा खुलने में, इसलिए मैंने पहले ही इसको ऑन कर दिया था कि ये भी जल्दी से खुल जाए। तो तब तक ये खुल रहा है, तब तक मैं बता देता हूँ कि डोमेन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्रिएट डोमेन करना है। सिमिलरली यहाँ पे डोमेन का नाम दे देना है, लेट्स से कि माई डोमेन नाम एक दे दे रहा हूँ। ठीक है, और माई डोमेन 1। फिर यहाँ पे इजी क्रिएट मतलब कि अमेज़ॉन खुद संभाल लेगा जैसे जैसे उसको चाहिए, पर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड क्रिएट करूँगा क्योंकि मैं डेवलपर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वरना वो प्रोडक्शन के हिसाब से एक अच्छा सा खड़ा करके दे देगा, एक क्या कहते हैं एक मशीन। पर हमें उतना बड़ा मशीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट डेव और टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। डोमेन विद स्टैंड बाय ऑप्शन आता है और एक डोमेन विदाउट स्टैंड बाय, मतलब जो डेटाबेस है, जो डोमेन है आपका, वो अवेलेबिलिटी कितने जोन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इस पर डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है तो मतलब वो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अवेलेबिलिटी जोन, मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक जोन से कैसे भी करके आपका कंप्यूटर ठप पड़ जाता है, बंद हो जाता है, तो 2 ऐसे कंप्यूटर रहेंगे, 2 ऐसा जोन रहेगा जहाँ पे आपके कंप्यूटर रेडी रहेंगे, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो वही बताता है हाई अवेलेबिलिटी टाइप का। तो अभी हमें इतना करना नहीं है, हमें बस डोमेन विदाउट स्टैंड बाय करना है। तो 1AZ, तो 1 अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, और आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑप्शन अचीव्स इंटरसेट। ठीक है, ओके। इंजन ऑप्शंस, यहाँ पे आपको वर्जन सेलेक्ट करना है कि आपको ओपन सर्च, इलास्टिक सर्च का कौन सा वर्जन चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है ओपन सर्च का। जैसे बताया कि अमेज़ॉन ने अपना इलास्टिक सर्च पे एक हल्का सा मॉडिफाई करके, हल्का सा अपग्रेड करके उसने एक अपना डोमेन, मतलब एक अपना इलास्टिक सर्च बनाया जिसको कहते हैं ओपन सर्च। पर मैं यहाँ पे इस समय इलास्टिक सर्च को यूज़ करूँगा जो ओरिजिनली होता ही है। ठीक है, इलास्टिक सर्च जिसने बनाया है, तो वही वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। जो 7.10 लेटेस्ट वर्जन है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसको यूज़ करने से क्या होगा कि जो किबाना विजुअलाइजेशन टूल है डिफ़ॉल्ट, वो भी साथ के साथ आ जाएगा। अगर मैं 2.10 या 2.13 वाला लेटेस्ट वाला यूज़ करता हूँ तो ओपन सर्च का अपना विजुअलाइजेशन टूल आ जाएगा, ओपन सर्च विजुअलाइजेशन टूल जो भी कहते हैं उसको। ठीक है, इलास्टिक सर्च यूज़ करूँ तो उसके साथ किबाना आ जाएगा। तो हमें इस किबाना सीखना है, इलास्टिक सर्च सीखना है, क्योंकि ये जनरल पर्पज़ है जो और कंपनीज़ में साथ में आएगा। ठीक है, तो यही आगे चलते हैं। अब यहाँ पे डेटा नोड सेलेक्ट करने की आपका मशीन किस टाइप का होना चाहिए। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज के हिसाब से इसने R6G लार्ज सर्च ये वाला दे रखा है, तो इसमें देख सकते हो कि EBS GB3 टाइप का 300 GB टाइप का स्टोरेज होता है। पर ठीक है, ऐसे नहीं, ये काफ़ी हैवी मशीन है, हमें हैवी नहीं, एकदम डेवलपिंग के लिए चाहिए। तो जनरल पर्पज़ पे जाएंगे, इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पे आएगा T3 स्मॉल सर्च और T3 मीडियम सर्च। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला यही अवेलेबल है टेस्टिंग के लिए, T3 स्मॉल सर्च। बाकी अगर आप इस पे आ जाएंगे, ये कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, हर अपनी फैमिली के हिसाब से इसने क्या कर रखा है, इंस्टेंस फैमिली के हिसाब से इसने एक अपने मशीन्स, मतलब डेटा नोड्स बना रखे हैं। तो जनरल पर्पज़ पे ही हमें T3 स्मॉल सर्च वाला मिलेगा, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, आगे चलते हैं। ये बता भी रहा है कि सुटेबल फॉर ओनली टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट पर्पज़। और नंबर ऑफ़ नोट्स, कितने नोट्स चाहिए, तो मुझे एक ही नोट चाहिए, एक ही नोट में हमारा काम बन जाएगा। EBS स्टोरेज टाइप चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोरेज साइज़ पर नोट, तो एक नोट पे मुझे सिर्फ 10 GB का स्टोरेज चाहिए, काफ़ी है। और क्योंकि मिनिमम भी हम 10 GB रख सकते हैं, इसलिए 10 GB स्टोरेज। IOPS ये सब सही है, थ्रूपुट की स्पीड भी सही है। वार्म एंड कोल्ड डेटा स्टोरेज, इसमें आगे नहीं करना, हमें बाकी जैसा है वैसे के वैसे ही रहना देना है। थोड़ा आगे जाके यहाँ पे नेटवर्क पे हमें पब्लिकली एक्सेस करवाना है, इसलिए यहाँ पे VPC को हटा के पब्लिक एक्सेस करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि IP एड्रेस किस टाइप का है। तो एक नया इसने ड्यूअल स्टैक मोड कर रखा है जिसमें IPv4 IP6 ये दोनों का कम्युनिकेशन बना के एक अपना IP से, मतलब एक होस्ट नेम क्रिएट कर सकता है या ऐसा एक एंड पॉइंट क्रिएट कर सकता है। पर ठीक है, हम पुराने वर्जन में जाएंगे IPv4 ओनली। ठीक है, वरना ये थोड़ा रिकमेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो चेंज करता रहेगा, इंटरचेंजेबल है। पर ठीक है, हमें IPv4 से ही आगे चलना है।
फाइन ग्रेड एक्सेस कंट्रोल। 5 ग्रेड एक्सेस कंट्रोल मतलब कि बहुत सारे लोग मतलब इससे कनेक्ट कर पाएँ। अगर ये नहीं क्लिक करेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। उसी के इलास्टिक सर्च में जाओ और खुद ही मैनुअली डेटा डालो। इससे क्या ये ओपन सोर्स हो जाएगा, मतलब ओपन एक्सेस खुल जाएगा। ये लिख देंगे फाइन ग्रेड एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक कर देंगे तो ठीक है। तो मास्टर यूज़र, तो यहाँ पे हमें एक मास्टर यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा इस नीचे वाले ऑप्शन पे। ऊपर वाले ऑप्शन पे तो ये खुद ही आए, मतलब क्या कहते हैं कि AWS खुद से अपने से मास्टर यूज़र क्रिएट करके अपने आप बना देगा, पर हमें मैनुअली क्रिएट करना है। तो क्रिएट मास्टर यूज़र पे क्लिक करेंगे। मास्टर का नेम सेम ऐसे ही एडमिन का नाम रखेंगे। पासवर्ड यहाँ पे लोअर केस और वो सब का मतलब वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन लोअर केस अपर केस और नंबर का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल में ADMIN एडमिन @123। इसमें भी वही A कैपिटल में है, DMIN @123। ठीक है। तो वही जैसे हम लोग डेटाबेस बनाते हैं ना RDS में, उसके लिए MySQL के लिए सेम ऐसे ही उसके लिए इसके लिए भी बना रहे हैं, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, क्योंकि ये भी एक टाइप का डेटाबेस ही है, डोमेन। आगे चलते हैं, इन सब की ज़रूरत है नहीं। एक्सेस पॉलिसी में इसमें भी ये लिखना है अलाउ यूज़ फाइन ग्रेड एक्सेस कंट्रोल, मतलब कि अलाउ ओपन एक्सेस टू द डोमेन, मतलब ओपन एक्सेस है, इसको कोई भी एक्सेस करके अपना डेटा इसके अंदर डाल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंक्रिप्शन ने अपने आप ऑफ हो रखा है क्योंकि हमने ओपन एक्सेस कर रखा है। AWS ओन की सही है, स्टार्ट टाइम UTC ये सब सही है, इसको अभी आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समरी बता रखी है। इलास्टिक सर्च 7.10, 1 एबिलिटी जोन, T3 स्मॉल सर्च, एक नोड ही है, EBS GPC टाइप का, 10 GB का स्टोरेज है, पब्लिक एक्सेस IPv4 का यूज़ करेगा होस्ट नेम क्रिएट करने के लिए, एडमिन ये मास्टर है हमारा, और HTTPS इंक्रिप्शन जो नॉर्मल इंक्रिप्शन होता है वो यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे हम दबा देंगे क्रिएट। ओह सॉरी यार, क्रिएट नहीं करना था, मैं गलती कर दी, मैंने तो क्रिएट कर रहा हूँ ऑलरेडी। इसको मैं डिलीट दबाऊँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये एक्टिव हो गया जो मेरा पुराना था। इसको एक बार खोल के देख लेते हैं। तो मतलब जब भी ये डोमेन प्रोसेस स्टेटस एक्टिव दिखे तभी हम इस पे काम करेंगे, मतलब इलास्टिक सर्च पे कुछ भी अगर कोई डेटा डालना हो लॉगस्टैश से तभी करेंगे। अगर एक्टिव नहीं हो रखा है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऊपर एक वार्निंग आती है कि जब तक स्टेटस एक्टिव नहीं है, डोमेन प्रोसेसिंग स्टेटस, तब तक कोई भी डेटा इसके ऊपर जो भी कॉल किया जा रहा है या हिट किया जा रहा है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही एक्टिव हो जाता है तभी हम इस पर अपना काम कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ये एक्टिव हो रखा है, कंप्लीटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है, और क्लस्टर हेल्थ जो ग्रीन दिखा रहा है मतलब सब बढ़िया हेल्थ है इसका। यहाँ पे कीबाना का URL दे रखा है, और यहाँ पे डोमेन एंड पॉइंट, जो हमारा डोमेन एंड पॉइंट है वो हमारा इलास्टिक सर्च का एंड पॉइंट है, और ये कीबाना का URL है जो विजुअलाइजेशन है, जिस पे हम इलास्टिक सर्च पे क्वेरी करेंगे या डेटा देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लिकेबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि भाई ये तो एंड पॉइंट एक टाइप का, इसको विजुअलाइज करने के लिए ये URL दे रखा है, कीबाना वाला URL, इस पर क्लिक करके हम डेटा को देखेंगे। तो ठीक है, अभी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब क्लिक करेंगे, अभी के लिए इतना ही देख लो। और ये हमारा तैयार हो रखा है। ठीक है, अब हमारा क्लस्टर क्रिएट हो रहा था, इसको देख लेते हैं। हमारा क्लस्टर भी अब क्रिएट हो चुका है, वेटिंग स्टेट में है, मतलब इस पर अब वेट कर रहा है ये कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लस्टर पे जंप ऑन करते हैं। कैसे करना होता है, सिंपली यहाँ पे कनेक्ट आएगा, कनेक्ट टू दी प्राइमरी नोड यूजिंग SSH। इस पर एक कमांड देगा, इसको कॉपी करेंगे और जहाँ पर हमारा डेटा टू गियर PEM फाइल है उसी पे टर्मिनल खोल देंगे और कमांड हमारा पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये लिखना है किसने होम पे जाके स्लैश दबा के डेटा टू, उसको लग रहा है कि होम पे हमारा होगा, बट क्योंकि इसने डिफ़ॉल्ट कोड तैयार किया, कमांड तैयार किया, तो हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा क्योंकि हम उसी फोल्डर में प्रेजेंट है। तो मैं ये होम वाला जो डायरेक्टरी है वो हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मिल जाना चाहिए। अब एंटर करूँगा यहाँ पे यस, और मैं EMR पे आ चुका हूँ। ठीक है, EMR अभी खाली एकदम फ्रेश तैयार एकदम EMR बना हुआ है। एक हम फोल्डर बना देते हैं MKDIR ETL नाम का। ठीक, उस फोल्डर में जंप कर देते हैं CD ETL। इस फोल्डर में अभी सब कुछ खाली है। ठीक, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, इस पर लॉगस्टैश इंस्टॉल करने का। तो देखते हैं इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या क्या है लॉगस्टैश इंस्टॉल करने के लिए। अश्विन, ये जो जैसे हम लोग अभी कुछ भी करते हैं, हम लोग अगर इस पे लिनक्स पे कर रहे हैं तो ये सारी क्वेरीज कहाँ से मिलेंगी जो तू चलाता है? जैसे मेरे को कुछ भी करना है तो मेरे को तो याद ही नहीं कुछ भी। ये MKDIR CD वाला ये सब नहीं, जैसे तू बेसिकली अब जो इंस्टॉल करेगा, अब जो तू करने वाला है, हाँ, वो तो हम गूगल ही करते होंगे। ये सब भेजूंगा ना मैं।
ये तो ठीक है भेजेगा। जैसे इससे पहले वाले में जैसे तूने सूडो बिन और नीफी डाला था, ये सारे तूने वो डाले थे स्टेप बाय स्टेप। इसकी या तो तू डॉक्यूमेंटेशन देखेगा या तो वहां से डाला होगा तूने। गूगल से करेंगे। हाँ और क्या, गूगल में बताएगा कि हाउ टू इंस्टॉल, लिख दो नाइफाई इन लाइनक्स मशीन, वो बोलेगा कि sudo wget करो, एक पैकेज इंस्टॉल करो, उसको अनटार करो, फिर cd जाना। तो ऐसे ही मतलब डॉक्यूमेंट या आर्टिकल लिखे रहते हैं वेबसाइट पे। वही समझ गया। अब आर्टिकल से देखना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा ना समझ में, अपने दिमाग में। नहीं ये कर लो। नहीं, बस ये कि हम लोग अलग से एक नोट बना के रख लेते हैं फॉर इजी एक्सेस का, दूसरा कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। बार-बार गूगल करना पड़ेगा अदरवाइज। ठीक है, तो ये तो नाइफाई का इंस्टॉलेशन था। अब हमें यहाँ तक तो कर लिया था, लॉगस्टैश को इंस्टॉल करना है। ठीक, तो ये कमांड है लॉगस्टैश को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जावा होना चाहिए। तो ये कमांड को कॉपी करो और सेम वही कमांड जैसे जावा उसमें इंस्टॉल किया था EC2 मशीन में। तो ये बोलेगा कि नथिंग टू डू, डिपेंडेंसी रिजॉल्व, मतलब जावा इसके पास पहले से। अगर आप जावा हाइफन वर्जन करोगे तो ये, सॉरी हाइफन नहीं है यहाँ पे, एक सिंगल हाइफन ओनली। तो यहाँ पे ओपन JDK 64 बिट सर्वर इसमें डायरेक्ट इंस्टॉल हो रखा है, मतलब हमें कोई मतलब जावा की इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा था कि हमारा जो ये वो होता है क्या कहते हैं EMR, वो किसका यूज़ करता है, EC2 मशीन का ही करता है। तो कभी अगर आप EC2 पे जाओगे, क्योंकि मैंने अभी कोई भी इंस्टेंस अपने से नहीं ऑन किए थे, मैंने बस EMR बनाया था। तो यहाँ इंस्टेंसेस पे जाने के बाद देखो कि ये 2 इंस्टेंस M5X लार्ज के चालू हो रखे हैं। तो यही है हमारे EMR वाले, इसमें से एक मास्टर होगा और इसमें से एक स्लेव होगा। ठीक, तो ये बस दिखाना था। और कहाँ गया ये रहा। ओके, इसमें हम लोग इंस्टॉल करते हैं कि इसमें जावा है ऑलरेडी, तो इंस्टॉल करते हैं लॉगस्टैश। तो इसका कमांड ये होता है sudo curl, इस वेबसाइट पे जाना है, टार को लेके आना है और मतलब इंस्टॉल कर लेना है अपनी करंट डायरेक्टरी में। तो वही सेम कमांड है वैसे ही। तो इस पर पेस्ट करूँगा, एंटर दबाऊँगा, ये डाउनलोड करेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कुछ 250 MB का होगा आई थिंक, 300-350 MB का है, तो हो जाना चाहिए जल्दी से। फिर उस अगला कमांड होगा उसको अनटार करने का, तो ये कॉपी कर लेते हैं। 200 MB पूरा हो चुका है। स्पीड कितनी आ रही है, स्पीड 8 MB के हिसाब से। ओके ठीक है, चलो ये हो गया। एक बार एलएस करके देख लेते हैं, हमारे ETL फोल्डर में ये टार फाइल पड़ी है। अब अनटार वाला कमांड चला के एंटर दबा देंगे, इस ये अनटार कर रहा है और एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा लॉगस्टैश 7.16.2 का। एलएस करेंगे और ये देखेंगे ये फ़ोल्डर क्रिएट कर जाएगा। इस पर अगर आप जाके देखोगे तो हमारा मेन वही इंस्टॉलेशन वाली सारी फाइल जैसे होती हैं, जैसे नाइफाई की थी, बिन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा टाइप का। तो इसमें भी बिन है, कॉन्फ़िग है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसी बिन फोल्डर में अगर जाओगे तो आपको दिखेगा ये लॉगस्टैश टाइप का फाइल। ये यही फाइल है जिसका हम यूज़ करके, ये एग्जीक्यूटिबल फाइल है जिसका यूज़ करके मेन लॉगस्टैश सर्वर या लॉगस्टैश को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, अभी हम देखेंगे कमांड भी लिखा गया है। वापस आ जाते हैं cd ... मतलब डायरेक्ट, अरे ओह मैंने यहाँ पे स्पेस देना था। ठीक है, ETL फोल्डर में आ गए। ओके, अब हमें क्या करना है आगे देखते हैं। एक नाइफाई डेटा नाम का फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, ETL फोल्डर में ही मैं एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ, नाइफाई डेटा। इसमें क्या करूँगा, मैं S3 से वो सारे डेटा इसमें नाइफाई डेटा के फ़ोल्डर में ले आऊँगा। S3 में मतलब जो हमारा S3 का ये CSV फाइल्स हैं सारी, ये वाली, ये सारी जितनी भी फाइल्स हैं, टोटल कितनी है 10, तो 10 फाइल्स को ले आऊँगा। अच्छा, एक 10 फाइल से एक फाइल में कितने रोज़ होंगे? 1000। ठीक है, तो 1000 हमने सेट किया था वहाँ पे नाइफाई में। ठीक है, तो ये होगा। तो हम ये वाला कमांड भी आप जानते ही होंगे। AWS S3 ls करोगे तो ये दिखा देगा कि लिस्ट आउट कर देगा कि इस आपके बकेट में कौन कौन से फाइल्स पड़े हुए हैं। एंटर दबाओ और ये सब बता रहा है कि ये सब फाइल्स आपके उसमें हैं। और यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लूँगा CP कमांड चला के रिकर्सिव मोड पे, तो वो करेंट फोल्डर पे ले आएगा। ये डाउनलोड कर लिया इसने, ये सारी फाइल्स हमारे पास प्रेजेंट है। ओहो मैंने गलती कर दी रे, अब मैं क्या करूं, मैंने गलती से ETL फोल्डर में लिया जबकि नाइफाई डेटा में डालना था।
तो वहाँ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। rm-r start.csv ls, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया जो भी CSV टाइप की फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये कमांड होता है। रिकर्सिव मैंने ये लगा रखा है कि अगर रिकर्सिवली भी देखना कि यहाँ पर भी कोई CSV फाइल तो उसको भी उड़ा देना। चलो ठीक है, ये तो हो गया वापस। और हमें जाना है नाइफाई डेटा में पहले, देन इसके अंदर वो डाउनलोड करना है डेटा, ये वाला, ठीक है। ls कर दिया, ये आ गया इसमें, ओके। थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब ls करते हैं तो ये डेटा है हमारे CSV में, ठीक है। अगला स्टेप, कॉपी करने के बाद अब हमें एक डेमो लॉगस्टैश कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है जिसपे हम बताएंगे कि भाई लॉगस्टैश तुमने करना क्या है एक्चुअली में, ठीक। तो ये हमें करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्फ फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नहीं, नाइफाई डेटा में नहीं, एक फ़ोल्डर पीछे जाएंगे, इसी ETL फोल्डर में हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का ये पूरा ऐसे मतलब कि लिखना होता है। तो एक बार पहले क्रिएट करते हैं कैसे, एक विम एडिटर से फाइल करेंगे। तो कुछ भी फाइल क्रिएट करनी हो विम लिखो, और ये आगे डेमो लॉगस्टैश इस नाम का फोल्डर रखना है, और .conf फाइल होनी चाहिए वो। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये विम लिखते ही वो अपने आप इस नाम के फाइल क्रिएट करके ओपन कर देगा मेरे लिए। तो इसने ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आई दबाऊंगा इंसर्ट मोड में आने के लिए, और इस पूरे कमांड को कॉपी कर लेंगे, इस पूरे टेक्स्ट को जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसको कॉपी किया और इसको, अच्छा अभी कॉपी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा बहुत चेंज करना, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। पाथ, तो पाथ वही है कि हमारा जो होम हडूप है, मतलब मेन हमारा जो होम है क्या कहते हैं EMR का, उसमें ETL फोल्डर मिलेगा। ETL फोल्डर के अंदर नाइफाई डेटा होगा। नाइफाई डेटा फोल्डर के आगे जितने भी फाइल्स हैं CSV वाले जितने भी, उन सबको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये पाथ दे रहे हैं कि भाई यहाँ से सारी फाइल्स को उठाना है तुम्हें। स्टार्ट पोजीशन बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से तुम्हें स्टार्ट करना है। फिल्टर क्या करना है तुम्हें, CSV में CSV टाइप डेटा को, CSV टाइप का डेटा रहेगा उसमें कॉलम्स में ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें याद रहेगा कि जो हमारे पास डेटा था उसमें हेडर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडर एक टाइप से अटैच कर रहा हूँ साथ के साथ, कि पहला जो वैल्यू होगी वो कोलिजन ID होगी, तो उसी के साथ मैप करते रहना, ठीक। दूसरा जो होगा वो क्रैश डेट होगा, तीसरा क्रैश टाइम, ऐसे करके सारे ही उसी सेम के सेम जैसे मैप कर दिया, क्योंकि मुझे याद है कि पहले कौन आया था, दूसरा कौन आया था और लास्ट में कौन आया था, ठीक। और सेपरेटर बता रहा हूँ क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं तो कॉमा टाइप का सेपरेटर होगा, ठीक। ये बता दिया। उसके आगे आउटपुट कहाँ पे डालना है आपको, ये डेटा ओपन सर्च में डालना है। ओपन सर्च का होस्ट क्या है, तो यहाँ पे जो होस्ट डालना है आपको वो सेम जो हमारा ओपन सर्च का मतलब इलास्टिक सर्च का जो ये एंड पॉइंट है, डोमेन का एंड पॉइंट, ये वाला, ये आपको डालना। तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और होस्ट की जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि हमारा इलास्टिक सर्च डिफ़ॉल्ट पोर्ट 443 पे चलता है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। जैसे हमारा 3306 डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है MySQL के लिए, ऐसे ही ये 443 डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है इलास्टिक सर्च के लिए, ठीक। तो वही सेम होस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया। यूज़र हमें याद है एडमिन है, पासवर्ड यही है admin@123, ए कैपिटल में था। और इंडेक्स, यहाँ पे मैं अपने से एक टेबल नाम क्रिएट कर रहा हूँ कि जब वो टेबल मतलब या एक इंडेक्स क्रिएट हो वहाँ पे इलास्टिक सर्च में, तो किस नाम से हो, तो एक्सीडेंट डेमो नाम से एक टेबल या इंडेक्स क्रिएट हो जाए। ECS कंपेटिबिलिटी डिसेबल कर रखा है, और SSL सर्टिफिकेट फॉल्स, मतलब कि ऐसा कोई सिक्योरिटी टाइप का हमने वो नहीं डाल रखा है, सर्टिफिकेट नहीं डाल रखा है, ठीक। तो बाकी सब सही है, सब ओपन ही है, ओके। तो इसको ही कॉपी करते हैं पूरा, और जो हमने वो बना रखा है डेमो लॉगस्टैश कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसी में इंसर्ट मोड में हम पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया, सब सही लग रहा है। जब सही लगे तो एस्केप दबा के इंसर्ट मोड, यहाँ पे इंसर्ट है ना, एस्केप दबाऊंगा तो इंसर्ट मोड हट जाएगा यहाँ से, और $X से मतलब क्लोज भी कर दो और सेव भी कर दो। तो उसने क्लोज भी कर दिया और सेव कर लिया। एक बार फिर से करेंगे विम, तो देख सकते हैं कि हाँ हमारा डेटा अच्छे, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से लिख गया है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है अच्छे से क्रिएट हो गई। फिर से अब कुछ सेव करना नहीं तो $Q, ठीक है। हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी तैयार है। अब हमारा ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डोमेन भी एक्टिव है, तभी हम लॉगस्टैश को चलाएंगे, मतलब डेटा डालेंगे। जब तक एक्टिव नहीं तब तक हम लॉगस्टैश को भी नहीं चलाएंगे, ठीक है। लॉगस्टैश चलाने का कमांड क्या है, यहाँ पर स्टार्ट लॉगस्टैश की सूडो आपको फोल्डर मिलेगा लॉगस्टैश 7.16.2 का, उसके अंदर बिन फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर लॉगस्टैश की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, उसको स्टार्ट करना है। और
जो करंट फोल्डर में आपको डेमो लॉगस्टैश कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अच्छा, ये -f का मतलब नहीं पता मुझे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ChatGPT भाई साहब क्या कह रहे हैं इस -f का मतलब। व्हाट डज मीन -f? The -f is command is provided to specify the configuration file that logstash use। अच्छा, इसीलिए यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। The after tells logstash which configuration file to use। अच्छा, -f मतलब वही बता रहे हैं कि भाई इस configuration file को यूज़ करना है, -f करके ही आगे लिखना है configuration file को। जैसे हम -u लिखते हैं यूज़र नेम के लिए, -p लिखते हैं पासवर्ड के लिए, अपने MySQL को कनेक्ट करने के लिए, ऐसे ही सेम इसमें -f लिखते हैं अपना logstash ये configuration file देने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला कमांड को कॉपी किया और हम देख लेते हैं कि ETL फोल्डर में है, क्योंकि ETL फोल्डर से एग्जीक्यूट करना है। किसी लॉगस्टैश के फोल्डर के अंदर नहीं जाना, क्योंकि वो डायरेक्ट हमने ले रखा है सूडो उस फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे, तो हमें मेनली ETL फोल्डर के अंदर ही रखना है। पेस्ट कर दिया और एंटर दबा दिया, तो ये स्टार्ट कर रहा है। थोड़ा समय के बाद यहाँ पे कुछ आउटपुट आने लगेंगे। अगर होल्ड रहते हैं आउटपुट, डेट मीन्स कि चल रहा है, और कुछ तुरंत कुछ एग्जिट हो जाता है तो मतलब कुछ एरर आया होगा। तो देखते हैं थोड़ा देर बाद चलता है कि नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेगा। चलो, इसने स्टार्ट कर दिया है, सक्सेसफुली स्टार्टेड लॉगस्टैश, API एंड पॉइंट आ गया, वार्निंग आ रहा है, सब ठीक है, चलते जा रहा है, कुछ भी एरर टाइप का नहीं आ रहा है, तो ठीक है, मतलब सब सही लग रहा है, कोई भी टाइप का एरर नहीं आया, सब वार्निंग टाइप का या इन्फॉर्मेशन टाइप का ही आया है सब, तो ठीक है, सब सही चल रहा है। तो इसका मतलब इसने टेबल को मतलब इंडेक्स बना लिया होगा हमारे इलास्टिक सर्च में। तो इलास्टिक सर्च में जंप करते हैं। इलास्टिक सर्च को देखने के लिए हमारा कौन हेल्प करेगा? कीबाना का जो URL है उस पर क्लिक कर देंगे। नया टैब पे कीबाना खुल रहा है और यहाँ पे डार्क रीडर मेरा ऑन है, इसको ऑफ कर दूंगा मैं। यहाँ पे पासवर्ड जो हमने रखा था एडमिन, और सॉरी यूज़र नेम रखा था एडमिन, और पासवर्ड जो रखा था AAdmin@123। एंटर दबाया और इस पासवर्ड सेव नहीं करना है। वेलकम टू इलास्टिक, ऐड डेटा नहीं ऐड करना है, एक्सप्लोर ऑन माई ओन, प्राइवेट रखना है, ग्लोबली नहीं अवेलेबल करना है कीबाना को, ठीक है, कंफर्म। ये आपका होम पेज खुल गया कीबाना का, ठीक है। अब सबसे पहले डेटा को थोड़ा बहुत देखने के लिए भाई डेटा आया कि नहीं, तो क्या करना है, यहाँ पे 3 बार्स पे क्लिक करना है, नीचे आना है, ये सब पे जाएंगे, सबसे नीचे लिखा हुआ डेव टूल्स, इस पर क्लिक करना है। डेव टूल्स पे ही जाके आपको कुछ डिफ़ॉल्ट क्वेरी पहले से लिखी होगी, पर हम इसको हटा देंगे, अपने से कुछ क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम API रिक्वेस्ट टाइप का क्वेरी लिखेंगे, जैसे API पे गेट लिखते हैं, पुट रखते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एक API टाइप का कोड। तो गेट, ये भी एक टाइप का NoSQL टाइप का वो है, क्या है, क्वेरी है, इसको कहते हैं KQL, क्वेरी कीबाना क्वेरी लैंग्वेज। गेट -get, ये तरीका होता है आपका कोई भी वो देखने के लिए, इंडेक्स यूज़ करने। तो बहुत सारे इंडेक्स देखना हो आपको पूरे कि भाई इस डोमेन में कितने इंडेक्सेस हैं, तो INDI इंडेक्सेस, हाइफन होता है, सॉरी अंडरस्कोर होता है, हाँ ठीक। यहाँ से प्ले बटन दबाएंगे और ये दिखा देगा। तो इसको थोड़ा और ऐसे, तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो डॉट वाले हैं ये तो उसने सिस्टम वाले इंडेक्सेस हैं, पर ये जो है एक्सीडेंट डेमो ये हमारा भी क्रिएटेड है, जो जिसने कौन लेके आया, हमारा लॉगस्टैश लेके आया, ठीक है। तो ठीक है, ये मतलब हमारे पास आ गया है। थोड़ा बहुत देखने के लिए इस इंडेक्स को कैसे करना है, तो इसमें भी आपका कमांड होता है गेट एक्सीडेंट डेमो, जो हमारा इंडेक्स का नेम है, -सर्च, मतलब पूरा ही सर्च कर को, मतलब सब ले आओ हमारे पास। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, इस पे आएंगे और इस पे को प्ले कर देंगे, तो ये दिखा देगा हमारा जो डेटा है। तो ये कुछ मेटा डेटा लेके आया है, तो वो की वैल्यू पेयर में है, वो दिख रहा है। हिट्स दिखा रहा है कि टोटल कितने हैं आपके पास। ये टाइप का नॉर्मल API रिस्पॉन्स, अगर आपने API रिस्पॉन्स देखा होगा तो वैसे ही दिखता है जेसन टाइप में, तो वही सेम दिख रहा है। और वैल्यू मतलब 9990 रोज़ या इतने इंडेक्सेस, सॉरी इतने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, मतलब इतने रोज़ लेके आए। मैक्स स्कोर 1.2, हिट्स मतलब ये हिट्स में जो आता है ये पहला रो दिखा रहा है, इंडेक्स एक्सीडेंट डेमो टाइप, ये डॉक है, अंडरस्कोर ID इसने लगा रखा है अपना, ठीक है। मैसेज में ये, तो मैसेज के आगे से ही हमारा डेटा मेन स्टार्ट होता है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ये स्टीयरिंग फेलियर हो गया था, और नंबर ऑफ पर्सन 4 लोग इंजर्ड हो गए थे, ये सब, कॉलिजन ID ऑन स्ट्रीट नेम, क्रैश टाइम, ये सब चीज़ें डेटा हमारा आ चुका है। ऐसे ये भी दूसरा रो है, ऐसे ये तीसरा रो है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा ईजिली हमारे जो इलास्टिक सर्च है वहाँ पर आ चुका है, ठीक, बढ़िया।
अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि अगर आप में ये लॉग स्टैश में कुछ ऐसा टाइप का एरर आता है जो बोल रहा है कि भाई मैं डाल नहीं पा रहा हूँ आपके ये मतलब ओपन सर्च में, मतलब EMR इज़ अनेबल टू डेटा को पुट करने के लिए इलास्टिक सर्च पे, तो क्या चीज़ हम मिस कर रहे होंगे। वैसे ज़रूरी होता नहीं है, पर हो सकता है शायद उसकी वो यूज़ कर रहा हो। तो करना क्या होता है, क्योंकि हमारा जो EMR है वो क्या यूज़ कर रहा है, EC2 मशीन यूज़ कर रहा है। तो EMR EC2 जो डिफ़ॉल्ट रोल होता है, हमें पता ना, यहाँ पे एक रोल क्रिएट करने के लिए आता है EMR EC2 डिफ़ॉल्ट रोल और एक EMR रोल, ये वाला EMR EC2 डिफ़ॉल्ट रोल। इस पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसको अलाउ कर दिया है ओपन सर्च के लिए, मतलब क्या ये रोल को, ये पॉलिसी अलाउड है कि ये ओपन सर्च को यूज़ कर सके। तो हम जाएंगे रोल्स में और देखेंगे, रोल्स पे जाएंगे, IAM का एक है, एंड इस पे हमारा जो रोल का नाम है वो है EMR, क्योंकि EC2 ही मेन कनेक्ट कर रहा है, EMR EC2 डिफ़ॉल्ट रोल। इस पर क्लिक करेंगे, इसके पास पॉलिसी देखेंगे तो इसका तो अपना एक अमेज़ॉन EMR फॉर EC2 रोल तो है ही इसके पास। साथ के साथ अगर ये मैंने अटैच किया है, अगर आप में अटैच नहीं है तो यहाँ पे ऐड परमिशन पे जाना, अटैच पॉलिसीज़ पे जाना और ये वाला सर्च करना, अमेज़ॉन ओपन सर्च सर्विस फुल एक्सेस, ये वाला अटैच कर देना। अगर ऐसा कुछ एरर आता है तो, वरना ये बिना अटैच करे भी ये कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि हमने पब्लिकली ओपन कर रखा है सब, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। पर इन केस अगर कुछ आता है तो एक बार ये ट्राई करना, तो इससे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रोल पे हमने एक पॉलिसी अटैच कर दी, तो ये चीज़ हो गया। अब किबाना पे वापस जाते हैं, हमारे ये दिख रहा है। दूसरा क्या है कि और अच्छे से विजुलाइजेशन देखना, अभी तो हम नॉर्मली की वैल्यू फॉर्म में हमें डेटा दिख रहा है, हमें और अच्छे से विजुलाइज करना है। तो यहाँ पे वापस जाएंगे 3 बार्स पे, नीचे आएंगे, जहाँ डेव टूल्स था इसी के नीचे आता है स्टैक मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स पैटर्न पे क्लिक करेंगे, क्रिएट इंडेक्स पैटर्न। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपका इंडेक्स है, मतलब जो आपका टेबल है, उसका एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से सारे डेटा को विजुलाइज करना। तो यहाँ पे पहले आपको इंडेक्स पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। इंडेक्स पैटर्न क्यों हम लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सीडेंट डेमो स्टार, क्योंकि एक्सीडेंट डेमो स्टार से जो भी इंडेक्सेस होंगे उन सबको उठाना है और विजुलाइज करना है, इसीलिए यहाँ पे इसका एक इंडेक्स पैटर्न क्रिएट कर दो। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मान लो डेटा टू गियर है, ठीक है, उसमें मैं सारी टेबल का नाम से प्रीफिक्स लगा रहा हूँ, D2G हाइफन, कभी ट्रांजैक्शन टेबल है, हाइफन एम्प्लॉय टेबल है, तो D2G अंडरस्कोर एक हमारा क्या हो गया, इंडेक्स पैटर्न हो गया। ठीक है, ऐसे इस वाले के लिए एक्सीडेंट डेमो टाइप का जितने भी आपको टेबल से इंडेक्सेस दिखे उन सबको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे अभी इसको एक ही सोर्स मिला, मतलब एक ही इंडेक्स मिला, तो उसको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, टाइम फील्ड। यहाँ पे बोला कि टाइम फील्ड के हिसाब से कुछ आपको इंडेक्स पैटर्न बनाना है, तो नहीं, मुझे टाइम फील्ड के हिसाब से नहीं करना है, तो आई डोंट वांट टू यूज़ टाइम फिल्टर एनी। और यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स पैटर्न, ठीक, ये क्रिएट हो गया है। बाकी ये सब चीज़ें बता रखा है कि इसको रिसोर्स, ये सब स्ट्रिंग टाइप के हैं, आपके डेटा जो भी पड़ा हुआ है इसके अंदर। करना क्या है हमें यहाँ पे, जब एक बार इंडेक्स पैटर्न क्रिएट हो जाए, वापस इस 3 बार्स में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा किबाना वाले में डिस्कवर, तो डिस्कवर में जाके आपका ये डेटा आपको दिख जाएंगे, जितने हमारे पास रो थे 9990 हिट्स मिले इसको, तो इतने रोज इसने मतलब वहाँ से लॉग स्टैश से इसने पाया, और ये सारी डेटा हमें दिख रहा है यहाँ पे। और हमें कुछ भी एनालाइज करना हो, क्योंकि ये इलास्टिक का सबसे फास्ट होता है सर्चिंग के लिए, तो यहाँ पे सर्च कर देंगे। जैसे कि अगर मुझे चाहिए वो शहर, वो बोरो जो ब्रुकलिन शहर के, मतलब क्या कहते हैं, हाँ ब्रुकलिन शहर से, मैंने कितना दबा दिया भाई, चलो छोड़ो, PROKLYN, स्पेलिंग सही है, अपडेट करते हैं। तो ये अब सारे रिजल्ट दिखा रहा 2470 हिट्स मिले इसको, कि सारे जो भी डेटा आ रहे हैं एक्सीडेंट वाले वो सारे ब्रुकलिन शहर के हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे और कुछ ऐड कर देते हैं, एंड यहाँ पे नॉर्मली अपना KQL लिख रहे हैं, यहाँ पे क्वेरी की लिखा है ना KQL, तो एंड करके यहाँ पे लिख देते हैं जैसे, और क्या चीज़, यहाँ ये ऑन स्ट्रीट नेम है तो इसको लिख देते हैं एंड ऑन स्ट्रीट नेम दे देते हैं, इसी का ही दे देते हैं, इसका नाम क्या है, इसमें ऑन स्ट्रीट नेम जिसमें नल बिल होगा, इसलिए इसके लिए कोई ऑन स्ट्रीट नेम है नहीं। यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है ग्रैंड एवेन्यू, तो ग्रैंड एवेन्यू स्ट्रीट पे
कितने वो हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं वो दिखाओ, एंटर करो। 10 हिट्स मिले, मतलब 10 ऐसे एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स मिले जो ब्रुकलिन शहर में हैं और साथ के साथ कौन सी स्ट्रीट पे, ग्रैंड एवेन्यू स्ट्रीट पे। ठीक, तो ऐसे करके हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा और क्या चीज़ है हमारे पास, ये तो डेटा नॉर्मल एनालाइज, अगर हमें विजुलाइज करना है, मतलब कि डैशबोर्डिंग की तरह कुछ करना है, हमें चार्ट देखना है, ग्राफ देखना है या पाई चार्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इस पे जाएंगे और यहाँ पे विजुलाइज पे क्लिक कर देंगे। ठीक, तो क्रिएट योर फर्स्ट विजुलाइजेशन, क्रिएट न्यू विजुलाइजेशन। अब यहाँ पे आपको एरिया, कोऑर्डिनेट मैप, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेट अस सेलेक्ट ये वाला वर्टिकल बार वाला, सिंपल एक ग्राफ की तरह। यही हमारे पास टेबल है। आगे चलते हैं। तो अभी हमें सेट करना पड़ेगा टेबल आपको कैसे चाहिए। वाई एक्सिस पे डिफ़ॉल्ट रो हो रखा है काउंट, तो काउंट ही रहने देते, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिकली कोई नंबर वाला कोई ऐसा वो नहीं है, क्या कहते हैं, कॉलम जिस पे हम सम वम लगा सके। तो काउंट ही सही है, क्योंकि अगर हम मान लो सम लगाते भी है, मैक्स या मिन या एवरेज निकालते हैं, तो ये एरर देगा कि आपके पास ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जिसमें हम नंबर या ऐसा कुछ है जिसपे हम एवरेज निकाल दें या सम निकाल पाएँ। तो काउंट ही लगाते हैं। चलो ठीक है, रोज़ को काउंट करे वो। ठीक, तो ये वाई एक्सेस हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ बकेट में ऐड करोगे, इसको ऊपर कर दो, और बकेट में ऐड करोगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे एग्रीगेशन क्या लगाना चाहते हो, काउंट जिस पे लगे। तो यहाँ पे ये सारे हिस्टोग्राम, IPv4 रेंज है, यहाँ पे आएगा टर्म्स। टर्म्स पे क्लिक करते ही जो आपके फील्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं मतलब आपके डेटा के, उस पर हम एग्रीगेशन यूज़ करेंगे। फील्ड क्या क्या है हमारे पास, जो सारे स्ट्रिंग टाइप के, टर्म्स मतलब सारे स्ट्रिंग टाइप के जो भी डेटा है। ठीक, तो स्ट्रिंग के टाइप के आपके टाइप के डेटा है, जैसे बोरो, कीवर्ड, कोलिजन ID, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, व्हीकल 1 2, ये सब चीज़ें। तो लेट अस से कि हमें बोरो मतलब शहर की वाइज देखना है कि कितने एक्सीडेंट काउंट दिखाओ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन से शहर में एक्सीडेंट हुए हैं, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे करके 5 नंबर दिखाएगा, ऐसे 5 सिटीज़ दिखाएगा जिसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं। अपडेट यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये दिखा रहे हैं यहाँ पे 5 काउंट दिखाया इसने। ब्रुकलिन शहर पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, लगभग जो हम देख रहे थे ना 2000 कुछ, ये लिखा है 2470 ऐसे काउंट है जहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं ब्रुकलिन शहर से। क्वींस से इतने, ये ब्रॉन्क्स, ये मैनहट्टन, ये स्टेटन आइलैंड। तो ये सब ऐसे करके ग्राफ आप विजुलाइज कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर अगर मान लो असेंडिंग करना चाहते हो तो असेंडिंग टाइप में यहाँ पे क्लिक करके ऐसे असेंडिंग टाइप का भी ग्राफ बना सकते हो। तो ये वही है, वर्क अराउंड, प्ले अराउंड टाइप का ये सब चीज़ें और भी देख सकते हैं। ये मैट्रिक्स, एक्सेस, पैनल सेटिंग्स, तो ये तो एक बेसिक था एक ग्राफ बनाने वाला। तो ये विजुलाइज था। अब अगर मान लो कुछ डैशबोर्ड बनाना हो तो डैशबोर्ड में भी अगर पहला कुछ डैशबोर्ड बनाना चाहो तो क्रिएट न्यू फर्स्ट डैशबोर्ड, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मान लो लेटर से यही सेम टाइप के ऑप्शन आएंगे, इसमें भी पाई चार्ट बनाना है, यही टेबल है हमारे पास, और मैट्रिसेस, स्लाइस साइज काउंट, मतलब काउंट रहने देना, ठीक है सब सही है इसमें। बकेट पे ऐड करते हैं स्प्लिट स्लाइसेस, ये सब स्लाइस है ना, इसको स्लाइस स्प्लिट करना है। कैसे, एग्रीगेशन कौन सा यूज़ करना है, इसमें भी टर्म्स सेलेक्ट करेंगे हम लोग। फील्ड हम लोग लेटेस्ट सेलेक्ट इस बार हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ज़्यादातर क्यों वो हो रहा है, क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नाम था ना, ये रहा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर व्हीकल 1 का, देखते हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर व्हीकल 1 डिसेंडिंग में सब सही है। इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो दिखा रही जो ग्रीन वाला, इसमें तो अभी अनस्पेसिफाइड है कि मतलब हमें पता नहीं है कि भाई क्या रीज़न था व्हीकल 1 के लिए। ड्राइवर का इन अटेंशन या डिस्ट्रैक्शन, तो ये सबसे ज़्यादा और सेकंड नंबर पे आता है कि ड्राइवर का सही से मतलब अटेंशन नहीं था रोड पे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। बाकी फॉलोइंग टू क्लोजली थर्ड नंबर पे है। देन उसके बाद फेलियर टू यील्ड राइट ऑफ वे, एंड ये पासिंग और लेन यूसेज इम्प्रॉपर। तो ये सबका ऐसे टाइप का डेटा हम लोग देख सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं, एक डैशबोर्ड बना लिया। ठीक, तो ये टोटल था हमारा एक किबाना का विजुलाइजेशन, और प्ले अराउंड कर सकते हैं। बाकी सब से क्वेरी वर्कबेंच होता है, रिपोर्टिंग नोटबुक्स, ये सब चीज़ें बाकी इंटरनेट से हम लोग हेल्प लेके और भी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा डेटा, इलास्टिक पे आ गया, किबाना पे आ गया। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया, ये जो वो था क्या कहते हैं API था, यहाँ से डेटा उठा EC2 से, EC2 ने नाइफाई का यूज़ करके S3 पे आया, S3 से इसने लॉगस्टैश लिया, एंड देन लॉगस्टैश से डेटा इसने ओपन सोर्स और इलास्टिकसेस पे डाल दिया। ठीक, अब डेटा को अगर एनालाइज करना हो स्पार्क से अपने EMR पे, तो नॉर्मली जैसे हमने स्पार्क पे पहले कर रखा है वैसे ही कर सकते हैं। तो हमारा EMR कहाँ गया, अच्छा अब हमें इसकी ज़रूरत है नहीं,
तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ब्रोकन पाइप हो गया, मतलब लॉक स्टेज बंद हो चुका है। ठीक, और अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमने कीबाना पे विजुलाइज करके देख लिया है। अब हम स्पार्क पे डेटा विजुलाइज करेंगे, तो इस मतलब एनालाइज करेंगे, इसलिए मुझे अपने डोमेन की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, अपना डोमेन का नाम लिख के इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट होने में भी टाइम लगता है 10-15 मिनट, तो जैसे काम हो जाए डिलीट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो करता है, क्या करता है, पैसा लेता है। तो ये हो गया, हमारे पास और डोमेन तो है नहीं। हम अपना पाइस्पार्क खोलते हैं अपने EMR क्लस्टर पे। यहाँ अच्छा, ये तो मेरा वो आ गया ब्रोकन पाइप, मतलब हम डायरेक्ट उस पे आ गए मेरे मशीन पे। वापस जंप करते हैं आगे अपने EMR पे। सब लोग हो ना साथ में, कि मेरा नेट चला गया, कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो, यस, मैं ये पूछा था कि जो अभी जो हमने किया है ओपन सर्च या इलास्टिक सर्च जो किया, वो मतलब सबसे फास्टेस्ट होता है क्या सर्च करने के लिए? हाँ, इलास्टिक सर्च को यूज ही इसलिए किया जाता है कि अगर को आपको तुरंत डेटा देखना हो, बहुत बिग बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में। ठीक है, नॉर्मल हमारे क्या ट्रेडिशनल जो वेयर हाउसेस होते हैं, रेडशिफ्ट हो गया या उसमें हो गया, हाई एनालिटिकल क्वेरी चलाना बहुत मुश्किल होता है, पर इलास्टिक सर्च उसी का तोड़ निकाल के लाया है। इसमें भी हाई मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी तो नहीं चला सकते, पर छोटी मोटी अगर देखना हो, जैसे भाई ये 2 शहर के बीच में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, जैसा मैं अभी चला रहा था, ये छोटे मोटे टाइप्स की क्वेरी हैं और जल्दी से ढूंढना हो, क्योंकि बड़े बड़े डेटाबेस में यही वाली क्वेरी चलने में भी बहुत टाइम लग जाता है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस में। तो ये इलास्टिक सर्च हेल्प करता है जल्दी से जल्दी सर्च करके हमें डेटा दिखाने के लिए। तो बड़े बड़े जैसे लॉगिंग हो गए, मशीन्स की लॉग कलेक्ट करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी मतलब नहीं चल पाती? हाँ, कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं चला पाएगा ये। कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए हमारा वही है, अपना रेडशिफ्ट हो गया या स्नोफ्लेक हो गया, वेयर हाउसेस हो गए, वो सब, हाइव का वेयर हाउस। और इसमें मतलब डेटा कितना रख सकते हैं? और जैसे उसमें मतलब उसमें तो बहुत सारा, मतलब बहुत मिलियन डेटा रख सकते हैं उसके अंदर, रेडशिफ्ट के अंदर। ये भी उतना ही मिलियन ऑफ डेटा ये भी रख सकता है। जितना बड़ा आपका डोमेन का साइज होगा, R5X लार्ज वाला ले लो, 300, 400, 500 GB या TB तक का ले लो, तो जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। तो ऐसा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं होती कि भाई इसमें कम होगा या उसमें ज़्यादा होता है, इसमें भी ज़्यादा हो सकता है। बस क्वेरी करने का स्पीड डिफरेंस है, इसमें तेज़ क्वेरी होती है, उसमें कम क्वेरी होती है। बट ये ड्रॉबैक भी है कि इसमें ज़्यादा एनालिटिकल क्वेरी नहीं चल पाएंगी, पर उसमें टाइम लेगा, पर एनालिटिकल क्वेरी उसमें चल जाएंगी। तो अब हो गया, कुछ कमांड हम लोग चलाएंगे। तो अगर हम सेम क्वेरी दोनों पे चलाएंगे तो ये पहले वर्क करता, इसका रिस्पॉन्स पहले आएगा। हाँ, सेम क्वेरी का सिंपल सा कोई क्वेरी चला रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर सिटी इक्वल टू ब्रुकलिन एंड ऑन स्ट्रीट नेम इक्वल टू ली एवेन्यू, या जो भी स्ट्रीट नेम है। तो अगर ये दोनों एक सिंपल क्वेरी है और दोनों पे चलाते हो तो ये जल्दी करके लाएगा। यही सेम क्राइटेरिया यूज़ करता है हमारा गूगल सर्च या नॉर्मल सर्च इंजन, क्योंकि उसको जल्दी से, उसके पास तो भाई करोड़ों डेटा हैं अपने मशीन्स में, तो उन सबको जल्दी से आपको जो भी आप डेटा आप सर्च कर रहे हो, जैसे डाउनलोड कर रहे हो मूवी, डाउनलोड कल की मूवी, तो वो जो भी लेटेस्ट वाली जो ज़्यादातर फेमस होंगे, जैसा भी होता है ना कि वेबसाइट क्रॉलर होता है, अपनी वेबसाइट सबसे टॉप पे आ जाए, वो सब रैंकिंग करना, ये सब चीज़ करना, वो जल्दी से करना है, इसलिए वो इलास्टिक सर्च यूज़ करता है हर सारी ज़्यादा। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे मोंगो ये NoSQL से मैच करता है, NoSQL कीबाना, तो उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी तो हम लिख सकते हैं ना, बस थोड़ा मतलब हमको लिखने का तरीका अलग होता है। NoSQL अगर आप मान लो MongoDB, Cassandra ये सब यूज़ कर रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी उसमें दिक्कत होती है। हमने MongoDB करा था, कहाँ कितना कॉम्प्लेक्स क्वेरी चला पाए थे हम लोग, नॉर्मली फिल्टर ही चलाए थे। ठीक है, मतलब नहीं चला तो शायद सकते होंगे ना, कुछ तो चला तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं, पर एक्चुअली में ना बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलती है भाई, 2-2, 3-3 पेज की लोग एनालिस्ट लोग चलाते हैं। ठीक है, कभी जाके अपने ऑफिस में जाओ और एनालिस्ट से पूछो क्या क्या कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलाते हो, भाई देखो बहुत बुरी तरह क्वेरी चलाते हैं, बहुत मतलब बड़ी जो 1-1 घंटा ले सकती है क्वेरी चलने में, तो वो लोग करते हैं, तो वो होती है कॉम्प्लेक्स क्वेरी। ये छोटा मोटा 4-5 लाइन का क्वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं होता है, हमारी तो 100 चीज 4-5 लाइन तक की होती है। छोटी बात थोड़ी है, विनायक ने व्यू बनाया भाई उनके लिए, विनायक को नहीं पता होगा, इसको बताओ। बिल्कुल सही बात है। अरे नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मतलब मैं तो ये पूछ रहा था कि मतलब जैसे लिखने का तरीका होता है ना SQL का, तो मतलब शायद मतलब चाहे कितना भी हो, मतलब NoSQL में हम ला सकते हैं कि नहीं, वो चीज पूछ रहा। अभी मतलब
वही है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी NoSQL में बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। ला सकते हैं करीब कुछ थोड़ा बहुत तक कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं, पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अलाउड नहीं है। पार्ट बाय पार्ट कर सकते होंगे और क्या। हाँ, ये भी होता है कॉम्प्लेक्स क्वेरी को पार्टीशन में चला जाता है। ठीक है, दूसरी टेबल। हाँ बताओ ये मैं कह रहा हूँ टेम्परेरी टेबल बना के कर सकते हैं उसको। हाँ, टेम्परेरी टेबल बना के ऐसे कर सकते हैं। वही कहते हैं ना विद कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लिखते हैं, विद CT ये करके, तो उसका यूज़ करके कर सकते हैं। बट यही वो भी कॉम्प्लेक्स ही आता है, वो सब क्वेरीज भी। स्पेस चाहिए होता है, रैम चाहिए होता है, उतना स्टोरेज चाहिए होता है, कोई और ना यूज़ कर रहा हो, ये सब देखना होता है। ठीक है, ये मैंने एक स्पार्क शेल खोल लिया अपना PySpark का। इस पर हम लोग थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं अपने डेटा को। तो अच्छा अरुण यहाँ पे हो? हेलो अरुण। अरुण नहीं है क्या? अरुण धोखेबाज। अरे वाह, हेलो। हाँ बढ़िया, ठीक है। हो ना, एक्टिव हो ना, देख रहे हो? हाँ अंकित हो ना? हेलो, हाँ दिल आ गया भाई। ठीक, चलो कोड करते हैं स्टार्ट। मुझे कुछ लाइब्रेरीज चाहिए, तो वो मैं लाइब्रेरीज पहले इंक्लूड कर लेता हूँ। तो लिख दूंगा मैं फ्रॉम PySpark.SQL.types इंपोर्ट करना है मुझे लॉन्ग टाइप, स्ट्रिंग टाइप, ये सब बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो SQL के होते हैं, वो मुझे यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। स्ट्रक्ट फील्ड, हालांकि शायद स्ट्रक्ट फील्ड का यूज़ नहीं करूँगा, पर कोई नहीं। स्ट्रक्ट टाइप, बूलियन टाइप, एरे टाइप और एक इंटीजर टाइप। ठीक है, ये इंक्लूड कर लिया। दूसरा मुझे चाहिए इंपोर्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं करूँगा तो उसको रहने देते हैं। पांडास का भी नहीं यूज़ करूँगा, तो ये कहाँ, फ्रॉम PySQL.SQL.functions, जो फंक्शंस होते हैं, जैसे काउंट के, मतलब काउंट तो नहीं, मतलब जैसे SQL कौन से फंक्शन होते हैं बताओ भाई? जैसे SQL के फंक्शन बताओ यार, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, ये सब चीज़ें। इंपोर्ट कॉल जो होता है, कॉल वाला कॉलम को सेट करने के लिए, वो सब चीज़ें। इंपोर्ट डिसेंडिंग के लिए एक DESC होता है, वो वाला टाइप का फंक्शन, ये स्टार। ठीक, अब हमें करना है स्पार्क सेशन, तो स्पार्क से अवेलेबल ही है, तो हमें स्पार्क सेशन बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब हमें डेटा को रीड करना है, तो डेटा को रीड करने का तरीका होता है डेटा फ्रेम df इक्वल टू spark.read.format CSV टाइप का है। ठीक, कुछ CSV में अंडरस्कोर भी यूज़ किया जाता है, सिर्फ कॉमन नहीं यूज़, अंडरस्कोर से भी यूज़ होता है। तो आप अगर डिफ़ॉल्ट तो कॉमन ले लेगा, पर अगर आप ऐसा CSV में स्पेस है या टैब ले रखा है आपने, तो यहाँ पे डेलीमीटर देना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख दो ऑप्शन डेलीमीटर, स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग यहाँ पे आई होता है, डेलीमीटर यहाँ पे आपको देना होता है। अभी हमारे पास तो कॉमा ही है, तो यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। बाकी जो भी आप डेलीमीटर यूज़ करते हो, टैब हो गया, ये अंडरस्कोर हो गया, तो उसके हिसाब से दे सकते हो। ये डेलीमीटर यूज़ कर रहे हैं। डॉट ऑप्शन, एक ये भी चीज़ बतानी होगी कि ये 2 बार लगाए हैं। क्या 2 बार लगाए मैंने? कॉमा नहीं, ये डेलीमीटर है, उसकी वैल्यू क्या है ये? हाँ, कॉमा 2 बार है, पर ये वाला कॉमा बता रहा है कि भाई कॉमा सेपरेटेड टाइप के वैल्यूज़ होंगे आपके पास। ठीक, जिससे हमारा डेटा सेपरेट हो रखा है। और ये वाला कॉमा इसकी वैल्यू बता रहा है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, हेडर की वैल्यू, हमारे जो डेटा है उसमें हेडर है नहीं, इसलिए फॉल्स कर देता हूँ मैं, हेडर है नहीं, इसको बताना पड़ेगा मुझे, और वरना पहले ही कोई वो हेडर मान लेगा, पहले डेटा को ही। कॉमा देते हैं, और कॉमा नहीं देंगे, सॉरी, डॉट, अगला मुझे चाहिए लोड। इसमें हम पाथ लिखेंगे जहाँ से डेटा उठाना है। तो हम लोग जो डेटा उठाएंगे, हम लोग तो नॉर्मली हमारे EMR पे भी है, वहाँ से भी डेटा उठा सकते हैं, पर इस वाले केस में हम लोग डायरेक्ट S3 से डेटा उठाएंगे और तुरंत के तुरंत डेटा फ्रेम बना देंगे यहाँ पे। तो सेम वहीं पे हम S3 खोलेंगे, S3 URI कॉपी करेंगे इसका,
ये रहा हमारा, ये रहा S3 UI। तो अगर इस पर करता हूँ तो ये वाला करता हूँ, यहाँ से कॉपी S3 URI कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो एक ही फाइल का इसने सेलेक्ट किया, पर मुझे सारी फाइल चाहिए, तो ये CSV वाली चीज़ मैं यहाँ से हटा दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी फाइल चाहिए। तो ये बस ये जो अपना बकेट का नाम है स्लैश के आगे तक छोड़ दूँगा और इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूँगा। ठीक है, ये हमारा लोकेशन आ गया, पाथ आ गया। इसमें जितने भी CSV फाइल हैं उन सबको वो रीड कर लेगा। एंटर दबाते हैं, देखते हैं रीड कर पाता है कि नहीं। चलो भाई रीड करो जल्दी जल्दी। चलो इसने रीड कर लिया है, तो कोई एरर नहीं है, बढ़िया है। तो DF को मैं परसिस्ट कर लेता हूँ कि वो अपने पर्सनल रैम में डेटा फ्रेम को परसिस्ट करके रख ले। क्यों करते हैं भाई, बताओ यमन, बताओ क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे? DF परसिस्ट की हाँ, पता नहीं, कोई बताएगा? परसिस्ट करने की कैशे में सेव करने के लिए, बिकॉज वो लेजी लोडिंग को फॉलो करता है, लेजी एवेल्युएशन। ठीक है, डेटा फ्रेम वो बस सिंटैक्स चेक करता है, वहाँ पे ये चेक करता है फाइल है कि नहीं। ठीक है, सब ठीक है। लोड तुरंत नहीं करेगा डेटा फ्रेम में, अभी तक इस स्टेप तक ये लोड नहीं किया था। जब मैंने यहाँ पे परसिस्ट कर दिया तब इसने लोड करके रैम में स्टोर कर लिया, अपने कैशे मेमोरी में डाल दिया इसने। तो इसी को लेजी एवेल्युएशन करते हैं, क्योंकि इसका एक फीचर होता है स्पार्क का जो शुरुआत में बताया गया था। तो रीज़न यही है, लेजी एवेल्युएशन के लिए मैंने परसिस्ट किया कि भाई रहे, जिसके आगे के जो भी उसके ऑपरेशंस करूँगा वो तुरंत के तुरंत हो, वरना फिर से वो स्टेज पे जाएगा, वो लिखा रहा तो स्टेज पे जाएगा, कैलकुलेट करेगा टाइम वाइम जो भी है। ठीक, मैं लेजिंग लोडिंग बोला तो गलत था वो। लेजी एवेल्युएशन कहते हैं, लेजी लोडिंग नहीं, लेजी एवेल्युएशन। ओके, एक बार डेटा फ्रेम को देख लेते हैं। तो ये रहा डेटा फ्रेम, वही है। कॉलम मतलब हमारे पास हेडर तो है नहीं, तो C0 C1 ऐसे करके लिखा हुआ है। लेजी एलिवेशन था ना ये? हाँ, लेजी एलिवेशन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। ठीक है, मैं ये प्रोग्राम फाइल ही खोल देता हूँ, वरना मैं लिखते लिखते थक जाऊँगा। चलो यहाँ तक हमारा डेटा फ्रेम तैयार हो गया। ठीक है, df.show अभी मैंने किया, आगे के चलते हैं। हमारा डेटा फ्रेम देख लेते हैं, ये है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लिखा है वी कैन कंप्यूट द स्टैटिस्टिक्स बाय कॉलिंग डिस्क्राइब फंक्शन ऑन द कॉलम ऑफ DF। द डिस्क्राइब फंक्शन रिटर्न्स द काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड मैक्स। किसी भी एक कॉलम का आप स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन होता है, मिन होता है, मैक्सिमम होता है, वो सब कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट डिस्क्राइब मेथड का यूज़ करके। तो ये दिखाते हैं कैसे। स्टैटिस्टिक्स DF नाम का एक इसने डेटा फ्रेम बनाया है, जिसमें कर क्या रहा है, DF.select कॉलम, जो कॉलम 4 है। कॉलम 4 एक बार हम देख लेते हैं। कॉलम 4 यही है, 210 में, मतलब ठीक है नंबर में है। तो नंबर्स इंजर्ड, ये नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड वाला आया होगा। ठीक है, तो वही होगा कॉलम 4। तो उसी को एलियास दे रहा है नंबर्स इंजर्ड, तो उसी का स्टैटिस्टिक्स निकाल के देगा। तो इस दोनों को एक साथ चलाते हैं और डेटा देखते हैं। तो दिखा रहा है समरी में, काउंट नंबर ऑफ इंजर्ड 10,000, मीन उसका निकल के आ रहा है इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन ये, मिन और मैक्स इतना दिखा रहा है। ठीक, तो ये एक डेटा एक एनालिसिस हो गया। अगला क्या है कि ये देखना वो शहर जिसका उनके एक्सीडेंट के काउंट के साथ, कि कितने शहर अपने कौन कौन से काउंट के साथ, मतलब ये ब्रुकलिन शहर में कितने एक्सीडेंट हुए और शहर में कितने एक्सीडेंट हुए, तो ये देखना हो। तो बोरो फ्रीक्वेंसी डेटा फ्रेम DF.select करा कैसे, कॉलम 10। कॉलम 10 क्यों, कॉलम 10 ही हमारा बोरो है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉलम 10, तो कॉलम 10 देखोगे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ ब्रुकलिन दे रखा है, कहीं कहीं में नहीं दे रखा है, यहाँ कहीं ब्रॉन्क्स दे रखा है, कहीं मैनहट्टन दे रखा है, तो ये सब हमारे शहर हैं। तो कॉलम 10 को बोरो एलियास दो, ग्रुप बाय करो बोरो से, और काउंट। सिंपल हमारा स्कूल टाइप का ही चल रहा है, ये सब हमने पहले भी कर रखे हैं। तो काउंट कर दो उस पर, सॉर्ट करना है, जो आपका काउंट आएगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। भाई DES एक फंक्शन होता है पाइस्पार्क स्कूल फंक्शन के अंदर, इसलिए इंपोर्ट स्टार करा हुआ है। और DSC को अगर ये इंपोर्ट स्टार नहीं करेंगे तो ये कहेगा कि भैया DSC कहाँ से का है, तो यहाँ पर करके वो डायरेक्ट अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, तो काउंट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देना, और कैश कर दिया तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट मेमोरी में डेटा को रख सकते हो। मतलब ये जो डेटा फ्रेम होगा, इसको डायरेक्ट वो स्टेज वाला जो स्टेप आता है ना, वो नहीं आएगा, वो डायरेक्ट
सेव करके रखा रहेगा। अगर इसका आगे कहीं यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कैशे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं, ये दिखाएगा कि हर एक सिटी में कितने कितने एक्सीडेंट हुए हैं। तो मैं अगर BORO टैब दबा के पूरा नाम आ गया, डॉट शो करता हूँ, तो ये आ जाएगा। पहली बार शो मतलब एक बार कुछ भी ऑपरेशन कॉल करोगे तो अब जो होगा, अगर मैं दोबारा ये कॉल करूँ तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि अब ये स्टेज वाला चीज़ नहीं आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कैशे मेमोरी में डाल दिया। एक बार फिर से कर लो। अश्वानी, मैं इसमें ये पूछ रहा था जैसे कि जो हमने कॉलम नेम में इसलिए यूज कर रहे हैं ना, अभी उसमें कोई उसका कॉलम का ऊपर स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है नहीं, इसलिए हमें खुद के समझने के लिए हम एलियास दे रहे हैं। अच्छा, अगर बाई चांस अगर हमें पता ना हो क्या नाम है और नंबर भी नहीं पता कौन सा कॉलम है, फिर मतलब इतना तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि सीरियल वाइज तुम नहीं किया हुआ है। ठीक है, ओके, कॉलम नंबर याद ऐसा रखना पड़ेगा। डेटा फ्रेम बनाओ जिसमें कॉलम्स नाम दिया हुआ है। ठीक है, बाकी हमें यहाँ पे इस केस में हमें पता है कि ये कॉलम 4 किससे है, कॉलम 10 किसके साथ है। ठीक है, ये हो गया कि हर एक शहर के साथ क्या क्या काउंट आ रहे हैं। तो ब्रुकलिन में सबसे ज़्यादा वो हुए हैं। बाकी नल मतलब कि कोई डिफाइन अनस्पेसिफाइड शहर हैं जिसमें 3670 सबसे ज़्यादा वो हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये सब अलग अलग शहर में हुए होंगे एक्सीडेंट, पर उन सब का शहर हमें अवेलेबल नहीं है। क्वींस में 1540, ब्रॉन्स में इतने, मैनहट्टन में इतने। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास डेटा आ गया। अगला एनालिसिस क्वेरी, टॉप 20 फ्रीक्वेंट ऑन स्ट्रीट नेम। मतलब कि ऐसे स्ट्रीट्स बताओ, ऐसे सड़कें बताओ जहाँ पे सबसे ज़्यादा, टॉप 20 ऐसे सड़कें बताओ सबसे ज़्यादा क्या हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो। यहाँ फाइल पे क्लिक करके मैं वर्ड रैप कर देता हूँ, सॉरी VU के पे वर्ड रैप। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कैसे सेलेक्ट किया हुआ कि सेलेक्ट कॉलम C3, क्योंकि C3 हमारा ऑन स्ट्रीट नेम है। अगर हम यहाँ पे देखें तो C3 ये सब वाइट एक्सप्रेशन, ये सारे मतलब रोड्स के नाम दे रखे हैं। मायरटल एवेन्यू, बेल्ट पार्कवे, मीकर एवेन्यू। ठीक अपना होता है यहाँ पे अशोका चक्र सम्राट रोड, बताओ बे, महात्मा गांधी रोड, MG रोड, तिलक नगर रोड। तो वही सब है। बस कर कॉल चलो। तो ये है, सेलेक्ट किया कॉलम 3 को, एलियास दे दिया ऑन स्ट्रीट नेम, ग्रुप बाय कर दिया, उसी से काउंट निकाल दिया और सॉर्ट कर दिया काउंट पे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे सॉर्ट करके DAC लिख के डायरेक्ट काउंट कर सकते थे, यहाँ पे दूसरा तरीका दे रखा है, काउंट और कॉमा दे के यहाँ पे असेंडिंग ये कीवर्ड होता है, उसका यूज़ करके यहाँ पे फॉल्स कर दोगे तो असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग वाले में डेटा दिखाएगा। तो असेंडिंग क्योंकि फॉल्स हो रखा है इसलिए वो डिसेंडिंग टाइप का डेटा दिखाएगा। तो ये एक अलग तरीका होता है सॉर्ट करने का। तो सेम ही है कि हर एक स्ट्रीट में कितने कितने वो रखें, टॉप 20 दिखाओ, तो लिमिट करके 20 कर दिया है इसलिए टॉप 20 दिखाएगा वो। तो यहाँ पे क्लिक करके इस क्वेरी को भी चला देते हैं और paths.df.show, तो ये बता रहा है नल मतलब अनस्पेसिफाइड तो इतने काउंट आए हैं। बाकी बेल्ट पर पार्कवे में सबसे ज़्यादा 160 काउंट आए। इस वाले में ज़्यादा पीकेज लोग चलाते होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सीडेंट होते होंगे। बाकी इसमें भी 140। अच्छा, एक बार खाली path_df करके एंटर मारना। हाँ ठीक है, वो कभी ट्राई नहीं करे क्या आएगा, कोई बता के क्या आएगा? संदीप ट्राई किए होगे कभी ना कभी? भूल गया। ऐसे आता है, डेटा फ्रेम बताता है कि भैया कि आपका क्या है, एक टाइप का प्रिंट की तरह काम करता है ये। अगर ये लिखोगे ना प्रिंट paths._, तो उसकी तरह काम करेगा। स्पेलिंग गलत होगी, T यहाँ पर लिखना है। तो वही है, डेटा फ्रेम बता रहा है कि आपकी ये डेटा फ्रेम है, ऑन स्ट्रीट नेम स्ट्रिंग है, काउंट बिगिन है। तो ऐसे टाइप का जो भी उसने कैलकुलेट किया होगा, बाकी है तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये चलो, तो ये हो गया। आगे देखते हैं कौन सी क्वेरी हमारे पास लास्ट क्वेरी है। अगर वो टॉप 3 व्हीकल्स बताओ जो सेडान नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सीडेंट्स के लिए। ठीक है, अब क्या है कि पहली कार जो है सेडान नहीं होनी चाहिए, बाकी दूसरी टाइप मतलब ऐसा है कि सेडान की वो टक्कर नहीं होनी चाहिए। बाकी सेडान के साथ और कौन से जो सेकंड टाइप की सेडान कार होनी चाहिए। पहली जो व्हीकल 2 थी ना, कि पहला टाइप व्हीकल 1 और दूसरा टाइप का व्हीकल 2, तो दूसरा टाइप सेडान हो सकता है
लेकिन पहला जो है वो सेडान नहीं होना चाहिए। तो कॉलम 9 पे इसने बोल रखा है सेडान नहीं होना चाहिए। तो कॉलम 9 देखेंगे अगर, तो सॉरी दूसरा टाइप का, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया था थोड़ा। कॉलम 8 है पहला व्हीकल और दूसरा टाइप है कॉलम 9 ये वाला। तो ये पिकअप ट्रक है, कहीं ट्रैक्टर ट्रक है, ट्रैक्टर ट्रक डीजल। तो ये बोल रहा है कि पहला सेडान हो सकता है लेकिन दूसरा जो है सेडान नहीं होना चाहिए। तो मतलब सेडान में टक्कर नहीं, बाकी और बताओ कि भाई क्या क्या हमारे पास हैं। तो टॉप 3 व्हीकल्स बताओ उसमें से। तो यही कमांड है। तो सबसे पहले वो निकाल दिया कि नॉट सेडान डेटा फ्रेम, मतलब कि फ़िल्टर कर दिया जिसमें कॉलम 9 मतलब सेकेंड व्हीकल सेडान नहीं है। तो ये एक डेटा फ्रेम बना लिया फ़िल्टर करके, इसमें कॉलम 9 जो है वो सेडान नहीं है। ठीक है, ये आ गया नॉट सेडान DF। तो अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो इसमें हम देखेंगे जो सेकेंड व्हीकल टाइप होगी वो सेडान कभी नहीं होगी। तो या फर्स्ट वाला तो ये सेडान हो सकती है, पर सेकेंड वाली जैसे ये स्टेशन वैगन स्पोर्ट करके कुछ लिखा आ रहा है, ये वाला सेकेंड वाला कॉलम कभी भी सेडान नहीं होगा, मतलब कॉलम नंबर 9। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, टॉप 3 सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कॉलम 9 एलियास व्हीकल टाइप, ग्रुप बाय करना है, उनका काउंट निकालना है कि मतलब किसके साथ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। सॉर्ट कर देना है टॉप 3 व्हीकल जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। तो लिमिट 3 असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर दिखे और शो करके दे देना। तो ये दोनों को एक साथ कॉपी किया और नॉर्मल एनालाइज करके यहाँ पे डेटा ले लिया। तो सेडान का सबसे ज़्यादा इसने एक्सीडेंट हुआ है किसके साथ, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल का। कोई BMW क्यों बोलूँ मैं, क्या नाम है, कोई फरारी या लैम्बोर्गिनी चला के हो रहा, पोर्शे चला के हो रहा, जो सेडान के साथ टक्कर हो गई होगी, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। ठीक, बाइक के साथ सेकंड नंबर पे इसका सेडान के साथ टक्कर हुई है। थर्ड नंबर पे पिकअप ट्रक अपना मैजिक, टाटा मैजिक, उसके साथ टक्कर हुई है। ठीक है, तो ये था पूरा। हम लोग स्पार्क से भी डेटा एनालाइज करके ऐसे टाइप का डेटा देख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, तो ये पूरा फ्लो हमने देख लिया कैसे कि API से हम लोग वेब पेज से कैसे डेटा, नाइफाई से हम लोग S3 पे डेटा डाल सकते हैं। पूरा फ्लो देखा पहले वाले पार्ट 1 में। इस वाले पार्ट में हमने क्या किया कि जो लॉगस्टैश है S3 पहले EMR पे लेके आता है, लॉगस्टैश की हेल्प से डेटा डायरेक्ट ओपन सर्च में, मतलब इलास्टिक सर्च में डेटा डाल सकता है और विजुलाइज कर सकते हैं किबाना से, और साथ के साथ अपाचे स्पार्क से डेटा फ्रेम पे कैसे विजुलाइजेशन होता है ये भी देख लिया। ठीक, तो टोटल ये था आज का प्रोजेक्ट, मतलब आज और कल जो दोनों का प्रोजेक्ट। ये था एक नो कोड डिटेल पाइपलाइन। ठीक, इसमें हमने बैकएंड में स्पार्क का ऐसा कोई कोड नहीं लिखा जिसमें एक्सट्रैक्ट या ट्रांसफॉर्म या लोड हो रहा हो, सब चीज़ हमने डायरेक्टली टूल्स यूज़ करके किया है। तो ये सब भी एक डेटा इंजीनियर्स को आना चाहिए कि नो कोड डिटेल भी चलाना चाहिए, और बैकएंड में तो भाई वो तो करना ही है, वो तो हमारा काम ही है। पर हाँ, बैकएंड वाला वो अपने हिसाब से बनाएगा और अपने से, मतलब हम बनाते हैं खुद कस्टमाइज़ करके स्पार्क का यूज़ करके, तो अच्छे से कस्टमाइजेशन जैसा तुम्हें चाहिए वैसा बना सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो कैसा लगा आज का प्रोजेक्ट, मज़ा आया? यस, बस थोड़ा सा याद करने वाला ज़्यादा था, मेरे को थोड़ा सा चक्कर से आ गया। कोई नहीं, अगर एक ही वीडियो में होता तब क्या होता है। लॉगस्टैश भी आज की वीडियो में, उसी दिन ये नाइफाई का पूरा फ्लो भी, ये सब चीज़ें। ठीक है, बस एक बार करना है, 1 स्टेप, मतलब वो है, मेहनत है थोड़ा। लेकिन ये है कि बहुत सारे टूल्स के साथ आपके साथ वो हो गया इंट्रोडक्शन। क्या क्या टूल्स हमने सीख लिए इसमें। इसमें सबसे पहले AWS के टूल्स देख लेते हैं क्या क्या यूज़ हुए हैं। S3 बकेट यूज़ हुआ है, ठीक है, EC2 यूज़ हुआ है, EMR यूज़ हुआ है और ओपन सर्च यूज़ हुआ है। ठीक, तो ओपन सर्च में ही हमें एक टाइप से कह सकते हैं इलास्टिक सर्च भी आ गया। तो इलास्टिक सर्च और किबाना भी यूज़ हमें एक टाइप से देख लिया हमने। ठीक है, तो ये ऐसा रिज्यूमे हम अपने उस पर डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट पे, अपने रिज्यूमे पे डाल सकते हैं कि ये सब टूल्स यूज़ करके हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अपने रिज्यूमे पे डालने लायक। ठीक, तो ये हो गया। और क्या क्या टूल्स हमने यूज़ किए हैं, नाइफाई, कोई नीफी बोलता है, कोई नाइफाई बोलता है, जो मैंने वो बोले। और क्या कुछ यूज़ किया हमने, स्पार्क यूज़ किया है। तो आई थिंक हो गया सब, यही सब चीज़ें हमने यूज़ की हैं। ठीक है, तो ये था। रिकॉर्डिंग कल अपलोड हो जाएगी, कल शायद नहीं होगी। पहली पार्ट अपलोड हो गई है, सेकंड पार्ट शायद तो 2 दिन लगेगा अपलोड होने में, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो टाइम मिलेगा नहीं मुझे।
चलो ठीक है गाइस, रिकॉर्डिंग के लिए जो भी देख रहे हैं यूट्यूब से बाय बाय आपका, यहाँ से सायोनारा हो गया।